हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। हम आज पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस में। आई एम योर फ्रेंड एंड टीचर आशीष बचवानी। हम आज पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे आप सबको पता है, चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एग्रीकल्चर क्या है। ये जो क्वेश्चन मैंने वॉटेवर जो भी लिखा है इसको अगर हम छोड़ दें, नॉर्मल में अगर आपसे क्वेश्चन करूं तो व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर क्या है, तो इसको सिंपल टर्म में ये हम कह सकते हैं कि एक अच्छी सी लैंड है और इस लैंड पे हम लोग कुछ बीज, पानी और इन सारी चीज़ों की मदद से, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, ओके, इन सारी चीज़ों की मदद से हम कोई चीज़ है, कोई पौधा है जिसको हम ग्रो करते हैं, ओके, और उसका हम एज अ फूड, एज अ क्रॉप, एज अ फूड इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई इसको हम एग्रीकल्चर कह सकते हैं। बट एग्रीकल्चर में एक नहीं, बहुत सारी चीज़ों का आपको यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि पानी है, अच्छे सीड्स हैं, अच्छी लैंड है, ओके, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ओके, बहुत मैन्योर, आपको खातर जैसे हम कहते हैं वो आपको सही समय पे डालना है, सही धूप मिलनी चाहिए, ज़्यादा पानी या कम पानी है उसकी मात्रा आपको चेक करनी है, और लॉन्ग टर्म जैसे कि 4 महीने और 6 महीने तक आपको लगातार उन चीज़ों पर मेहनत करनी है, तब जाके आपको एक अच्छा सा फूड क्रॉप मिलेगा। ओके, जो फार्मर करते हैं इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। ओके, तो इस एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग नॉर्मल से बचपन से पढ़ा हुआ है कि एग्रीकल्चर हम लोग देखते आए हैं आसपास में, हमारे सोसाइटी में, गांव वगैरह में हम देखते हैं। तो कोई ना कोई आपको आपके आसपास 15 या 20 किलोमीटर के रेंज में एक तो आपको फार्मर मिल ही जाएगा। ओके, तो पहली चीज़ तो हमने एग्रीकल्चर पढ़ ली। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है। राइट अ नोट्स ऑन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कि कौन कौन से एग्रीकल्चर के टाइप हो सकते हैं, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन सा एग्रीकल्चर है, ये कभी कभी पूछा जाता है। विच आर दे, वो कौन कौन से हैं। राइट द नोट्स ऑन ईच ऑफ देम, सबके ऊपर एक एक नोट्स बनाओ। अब और के बाद वाला जो क्वेश्चन है ये 3 या 5 मार्क में आ सकता है, और से पहले वाला क्वेश्चन कि टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, तो आपको सिर्फ टाइप लिखने हैं डेफिनेशन के साथ, तो कभी कभी 2 मार्क में आ सकता है। ओके, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है यहाँ पे। तो देखो, अब एग्रीकल्चर आप सभी ने देखी होगी कि इस तरह से लैंड पे हम लोग खेती वगैरह करते हैं, इसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। जहाँ पे एक फार्मर जो है लगातार मेहनत करता है कुछ महीनों तक, और जो भी खेती, जो भी उनको पेड़ पौधे मिलते हैं उनको बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से फूड जो है, वेजिटेबल्स जो है हमारे पास आते हैं। तो देयर आर मेनली 6 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में अगर हम देखें तो 6 प्रकार के खेती बाड़ी के टाइप हैं, एग्रीकल्चर के टाइप हैं। सबसे पहला आपको दिया गया है सब्सटेंस फार्मिंग, दूसरा है ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो सबसे अच्छी चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ, बोलने में बहुत इजी है बट करने में बहुत डिफिकल्ट, प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो टी और कॉफ़ी के लिए यूज होता है, और इंटेंसिव फार्मिंग। ये 6 टाइप्स आपको 2 मार्क के एग्जाम में लिखने हैं, इंक्लूडिंग फार्मिंग की डेफिनेशन। ओके, अब पीछे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है राइट अ नोट्स ऑन ईच ऑफ देम, सबके ऊपर नोट्स बनाओ, मतलब कि सस्टेन फार्मिंग क्या है, कहाँ होती है, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सब्सटेंस फार्मिंग। व्हाट इज सब्सटेंस फार्मिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फार्मर है जो खेती कर रहा है और कुछ वुमेन्स जो है वो भी खेती कर रही हैं, ओके, फार्मिंग कर रहे हैं। तो सब्सटेंस फार्मिंग है क्या, दैट कल्टिवेशन वेयर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज कंज्यूम बाय द फैमिली, मतलब कि ऐसा एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, ऐसा खेतीबाड़ी का काम जो एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्शन होता है वो फार्मर अपनी फैमिली के लिए यूज करता हो। किसके लिए यूज करता हो, अपनी फैमिली के लिए यूज करता हो, उसे हम कहते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। ओके, मानो कि ये फार्मर है, ये फार्मर जो खेती करता है, जो भी चीज़, अगर वीट है तो वीट, ओके, राइस है तो राइस, कोई भी चीज़, एनीथिंग वो अगर ग्रो कर रहा है, मूंग है, दाल है, कुछ भी, उस खेती का जो भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन का इस्तेमाल वो अपने खाने पीने के लिए या अपनी फैमिली के लिए करेगा, उसको वो मार्केट में सेल नहीं करेगा। ओके, उसे हम कहेंगे सब्सटेंस फार्मिंग। इन मोस्ट ऑफ इंडिया टुडे सब्सटेंस फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द मेंटेनेंस। ज़्यादातर जितने भी गांव वगैरह में खेडूत हैं, मतलब जो फार्मर हैं, वो इसी तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी फार्मर, ओके, अपनी फैमिली की कंजप्शन के लिए, खाने पीने के लिए, मतलब कि कंज्यूम करने के लिए अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बना रहा है तो उसे हम कहेंगे सब्सटेंस फार्मिंग। ये पहली चीज़ क्लियर हो गई। मोस्ट ऑफ इंडियन फार्मर हैव अ स्मॉलर साइज ऑफ फार्म। भारत में जितने भी फार्मर हैं उनका जो फार्मिंग लैंड है, खेती लायक ज़मीन है, वो कैसी है, छोटी है। ओके, तो फ्यू हैव एन ओनली स्ट्रे पीसीस, कुछ कुछ लोगों को तो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े मिले हैं,
और कुछ कुछ ज़मीन के टुकड़े तो ऐसे हैं जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी जो है बहुत ही कम है, मतलब पानी की फैसिलिटी बहुत ही कम है। ओके, दे कैन नॉट अफोर्ड यूज ऑफ मॉडर्न फार्म इम्प्लीमेंट्स, और कुछ कुछ फार्मर इतने गरीब हैं, उनकी ज़मीन इतनी छोटी है, इरिगेशन मतलब कि प्रॉपर टाइम पे उनको पानी भी नहीं मिलता, और कुछ कुछ फार्मर तो ऐसे हैं जिनके पास पैसे ना होने की वजह से वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड सीड, ट्रैक्टर, ओके, अच्छा पानी प्रोवाइड करना, ओके, जैसे कि कोस्टलियर सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइजर, ये सारी की सारी चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं कर पाते ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी की वजह से। फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट इनफ फॉर द यूज ऑफ द फैमिली। आज के टाइम में अगर आप कोई फार्मिंग एक्टिविटी करते हो तो उससे आप जितना भी अगर ग्रो करो, जैसे कि 100 kg, 200 kg, 300 kg, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, शुगर हो, कैन हो, कुछ भी आप ग्रो करो, उसको सेल करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत मिल भी जाए तो वो पैसे आप अपनी फैमिली के खाने पीने के पीछे ही खर्च कर सकते हो। तो ज़्यादातर फार्मर है वो सब्सटेंट फार्मिंग से जो भी ग्रो करते हैं उस ग्रोइंग से वो अपनी फैमिली को खाना पीना खिला सकते हैं 2 वक्त का, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कमा सकते। ओके, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस। वो लोग सब्सटेन कर रहे हैं, ओके, लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं इस खेती के द्वारा, इसलिए इस प्रकार की जो खेती है उसे हम कहते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। ओके, इन मोस्ट ऑफ इंडिया टुडे सब्सटेंस फार्मिंग इज अ मेन एक्टिविटी फॉर द मेंटेनेंस। मतलब आज के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा जितने भी फार्मर हैं वो अपने मेंटेनेंस के लिए, अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए इस प्रकार की खेती करते हैं। इसको बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि जो भी फार्मर जो है, जो भी खेती करता है वो अपनी फैमिली की कंजप्शन के लिए करता है, उसके खाने पीने के लिए करता है, उसे सब्सटेन फार्मिंग कहते हैं। ओके, जो आज के समय में भारत के जितने भी फार्मर हैं उनकी मेन एक्टिविटी है। भारत में ज़्यादातर जितने भी फार्मर हैं उनकी जो लैंड है वो बहुत ही छोटी छोटी है और उनको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं मिलती। भारत में जितने भी फार्मर हैं उनकी पॉवर्टी की वजह से उनको ना तो मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स मिल पाते हैं, कॉस्टलियर सीड्स, फर्टिलाइजर, और ना ही दवाइयाँ जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स उनको सही समय पे मिल पाते हैं। फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट इनफ। आज के टाइम में जितना भी फार्मर प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली को खिलाने पिलाने जितना ही इनफ है, वो अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं। ओके, और आज हम देख सकते हैं भारत में जितने भी फार्मर है वो इसी तरह की ही सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। ये पहला टाइप था सब्सटेंस फार्मिंग को। आई होप सो कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ड्राई फार्मिंग। ओके, तो ड्राई फार्मिंग ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे पानी वगैरह बहुत ही कम मिलता हो, बारिश बहुत कम होती हो, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत कम हो। तो ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द रीजन। प्रैक्टिस मतलब कि ऐसी जगहों पे किया जाता है, रीजन मतलब ऐसी प्लेसेस पे किया जाता है वेयर रेनफॉल इज लेस, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती हो। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ओके, हालांकि यहाँ पे बारिश होती है बट इतनी नहीं जितनी ज़रूरत हो। कभी ना कभी और कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या तो फिर बहुत कम बारिश हो गई। तो ऐसी लैंड जहाँ पे ज़्यादातर सूखा रहता हो, ज़मीन सूखी सूखी रहती हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा इरिगेशन क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिवर जो होती है उसके पानी को छोटे से पार्ट में डाइवर्ट कर देते हैं और उस पानी को हम लोग आसपास के खेतों में पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दैट इज द इरिगेशन फैसिलिटी, जिसे हम सिंचाई भी कहते हैं। ओके, तो इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर कर ऐसी जमीन जहाँ पे कभी बारिश तो नहीं होती या बहुत कम बारिश होती है, ऐसी जगह पे हम खेती कर सकते हैं। ओके, तो ऐसी जमीन जो किस पे डिपेंडेंट है, बारिश पे डिपेंडेंट है, पर बारिश तो होती नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे इरिगेशन का इस्तेमाल करके खेती करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं ड्राई फार्मिंग। सूखी जमीन पे खेती करना, दैट इज ड्राई फार्मिंग। एज द कल्टिवेशन हियर डिपेंड ओनली ऑन द ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी मतलब कि जमीन के अंदर कितनी मात्रा में, ह्यूमिडिटी मतलब कि मैं आपको कहूँ कि जमीन के अंदर कितनी मात्रा में पानी को ग्रहण करने की क्षमता है। ओके, जैसे आप रेती जो होती है उस पर अगर आप पानी डाल के देखो तो पानी जल्दी सूख जाएगा। एक चिकी मिट्टी है, एकदम बहुत ही गाढ़ मिट्टी है, उस पर अगर आप पानी डालो तो वो ज़्यादातर पानी उसमें टिकता है, जल्दी सूख नहीं जाता। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो सॉइल है वो कैसी है। जैसे हमने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़े हुए हैं, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। 9th स्टैंडर्ड में हमने इस चीज़ को बहुत ही डीपली पढ़ी हुई है, टाइप्स ऑफ सॉइल को। ओके, तो जो सॉइल है उसकी क्वालिटी कैसे, उस पर डिपेंड करता है कि आप कल्टीवेशन, खेती कैसे करोगे। तो किसी ज़मीन पे ह्यूमिडिटी कितनी है, किसी सॉइल में ह्यूमिडिटी कितनी है, उसी के हिसाब से आप वहाँ पे मैक्स टू मैक्स एक क्रॉप ले सकते हो पूरे एक साल में।
ओके, हालांकि कुछ कुछ फार्मर जो है एक से ज्यादा मतलब कि 2 क्रॉप लेने की भी कोशिश करते हैं अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। कौन कौन से क्रॉप आप ड्राई फार्मिंग में ले सकते हो सूखी हुई जमीन पे, जैसे कि ज्वार, मिलट एंड पल्सिस। ओके, मतलब कि ज्यादातर कठोर जिसे हम कहते हैं चने, मूंग, वटाना, ये सारी चीजें आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। तो ज्वार, मिलट, पल्सिस, ये सारी चीजें आपको राजस्थान में ज्यादा दिखाई देगी। राजस्थान में बहुत ही सूखा होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये लोग जो हैं ज्यादातर बाजरी का जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उनके रोटले ज्यादा खाते हैं। ओके, चना, दाल, ये सारी चीजें वो लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये चीजें बहुत ही सस्ती मिलती है और ज्यादा ग्रो होती है। वीट एंड ग्राम, मरी मसाले जिसे हम कहते हैं, तो वीट, ग्राम ग्रोन इन द ह्यूमिड सॉइल। ह्यूमिड सॉइल मतलब जहाँ पे थोड़ी बहुत जो हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, जमीन में पानी को संभालने की क्षमता ज्यादा हो, वो अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है। तो वीट और ग्राम, भाल रीजन ऑफ गुजरात आफ्टर मॉनसून एंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाल, गुजरात का जो भाल है, इस इलाके में वीट और ग्राम अच्छी तरह से ग्रो होता है। हालांकि यहाँ पे जमीन जो है ड्राई है, फिर भी यहाँ पे सबसे अच्छा वीट जो है ग्रो किया जाता है। ओके, ये चीज याद रखें, एग्जाम में आ सकता है कि गुजरात में कहाँ पे कौन सी प्लेस पर वीट जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो भाल रीजन। ओके, ये एक मार्क में एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो हमने देखा ड्राई फार्मिंग में कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती हो, ओके, और जो डिपेंड है लैंड वो रेनफॉल पे हो, तो वहाँ पे हम इरिगेशन का, सिंचाई का इस्तेमाल करके खेती कर सकते हैं, जिसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं। ओके, यहाँ पे जो लैंड होती है उसमें ह्यूमिडिटी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है। ओके, तो यहाँ पे पूरे साल में आप मैक्सिमम एक क्रॉप ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादातर लोग ज्वार, मिलट और पल्सिस ग्रो करते हैं, और इस तरह की लैंड आपको राजस्थान और गुजरात में दिखाई देती है। ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। और गुजरात के भाल रीजन में वीट और ग्राम बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकते हैं मॉनसून के एंड तक। ओके, क्योंकि मॉनसून में थोड़ी बहुत बारिश होती है और थोड़ा ज्यादा पानी देकर हम यहाँ पे ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं और वीट और ग्राम को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा सस्टेन फार्मिंग के बारे में और उसके बाद हमने पढ़ा ड्राई फार्मिंग के बारे में। थर्ड टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक है वेट फार्मिंग। ओके, द वेट फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द रीजन वेयर द सफिशिएंट रेनफॉल एंड इरिगेशन फैसिलिटी। देखो, वेट फार्मिंग आप देख सकते हो कि ऐसी जगहों पे ग्रो किया जाता है जहां पे जमीन पे पानी की मात्रा ज्यादा रहती हो। देखो यहाँ पे पानी कितना ज्यादा रखा हुआ है, आप देख सकते हो। ओके, तो जहाँ पे जमीन के अंदर हम पानी ज्यादा यूज कर सकें और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करके यहाँ पे हम पानी की लेवल जो है उसको ज्यादा रख सकें, ऐसी जगहों पर, ऐसी जमीन में हम लोग वेट फार्मिंग कर सकते हैं। ओके, सो वेट फार्मिंग इज प्रैक्टिस वेयर द रीजन, ऐसी जगहों पे होती है वेयर द सफिशिएंट रेनफॉल हैज डन, मतलब जहाँ पे बारिश अच्छी तरह से होती हो या ज्यादा होती हो। ओके, और जहाँ पे हम इरिगेशन भी इजीली प्रोवाइड कर सके, मतलब कि जो नदी है उसके आसपास के इलाकों में, और यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती हो जंगल के आसपास के इलाकों में, हम वेट फार्मिंग कर सकते हैं। When there is a no rainfall, अगर मानो कि कहीं पे रेनफॉल नहीं हो रहा, ओके, तो आप सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं पहुंचा पाओगे, मतलब कि पानी इनएफिशिएंट हो जाएगा। सो व्हेन देयर इज अ नो रेनफॉल और ऑफ इट इज इनसफिशिएंट, देन मोर देन वन क्रॉप कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में एक चीज बता दी कि कुछ कुछ फार्मर जो हैं एक से ज्यादा, मतलब कि 2 या 3 क्रॉप ग्रो करने की भी कोशिश करते हैं। ओके, बट अगर बारिश नहीं होती तो आप अगर सही मात्रा में पानी का इस्तेमाल करें, थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच यूज करें, तो आप सही तरीके से सही जगह पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वेट फार्मिंग कर सकते हो। अब वेट फार्मिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पे थोड़ा दलदल वाला इलाका हो, पानी जमीन जो है चिकी चिकी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको कह सकता हूँ ब्लैक सॉइल जो है, यहाँ पे आप वेट फार्मिंग कर सकते हो ब्लैक सॉइल में, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर जो वो हाई रहता है। आप इस तरह की फार्मिंग में क्या क्या ग्रो कर सकते हो, तो पैडी, शुगर कैन, कॉटन, वीट, अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स जो है आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो वेट फार्मिंग में। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो कि पानी की मात्रा जो है ज़्यादा रहती है। ओके, खेती बाड़ी करते समय। ओके, तो ये जो है ये वेट फार्मिंग है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं जहाँ पे अच्छी तरह से बारिश होती हो, या फिर जहाँ पे हम इरिगेशन जो है इजी तरह से प्रोवाइड कर सकते हो, तो वहाँ पे हम वेट फार्मिंग कर सकते हैं। आप पैडी, शुगर केन, कॉटन, वीट या फिर किसी भी तरह की वेजिटेबल्स जो है ग्रो कर सकते हो यहाँ पे इजीली। ओके, ये 3 टॉपिक हो गए। चौथे टॉपिक की तरफ अगर हम चलें तो वह है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और जूम एग्रीकल्चर, जो सबसे एंटिक एग्रीकल्चर माना जाता है, जहाँ पे पूरे के पूरे जो जंगल हैं उनको झड़ा दिए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ द कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस इन द डेंस फॉरेस्ट, मतलब जहाँ पे घना जंगल हो
वहाँ पे इस तरह की खेती होती है। अब हालांकि जो एरिया जंगल वाला है, उस जंगल वाले इलाके की जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा ही अच्छी होती है और फर्टाइल होती है, और यहाँ पे फर्टिलिटी लेवल जो है हाई रहता है बाकी सारी ज़मीन के कंपेयर में। तो फार्मर क्या करते हैं, इन जंगलों का कुछ इलाका जो है जला देते हैं और जंगल के जो पेड़ हैं उनको काट देते हैं, और नीचे रही हुई जो फर्टाइल ज़मीन है उन पे खेती करते हैं 2 या 3 साल तक, क्योंकि फर्टिलिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे खेती भी अच्छी होगी और बाकी के कंपेयर में ज़्यादा आपको यहाँ पे क्रॉप्स मिलेंगे। तो इस तरह के जो जंगल है इनको इस तरह से जला दिए जाते हैं और फिर जो लैंड बचती है वहाँ पे खेती की जाती है। ओके, दैट इज द शिफ्ट फार्मिंग और जूम फार्मिंग, जो कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। हियर द फॉरेस्ट आर डेस्ट्रॉय और बर्न्ड, यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं, जंगल है, उनको डेस्ट्रॉय कर दिया जाता है, काट दिया जाता है या जला दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो लैंड है वो क्लियर हो जाती है पूरी की पूरी एग्रीकल्चर के लिए। आफ्टर 2 और 3 ईयर्स, यहाँ पे सिर्फ आप मैक्स टू मैक्स 2 और 3 साल तक की खेती कर सकते हो, उसके बाद ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो जाती है और ज़मीन भी ख़राब होने लगती है। सो 2 या 3 साल के बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है, ओके, द एरिया इज अबेंडन, फार्मर क्या करते हैं, उस जमीन को छोड़ के आगे चले जाते हैं। पीपल माइग्रेट टू अनदर एरिया, यहाँ के लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करने के बाद जो भी ले लिया, लेने के बाद यहाँ से आगे चले जाते हैं। एंड एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन द सेम मैनर, और फिर आगे जाके और जो बड़ा जंगल है उसको काटने की कोशिश करते हैं इसी तरह से। ओके, फिर इसी तरह से क्या होता है, धीरे धीरे जो है जंगल छोटा होता जाता है, इस तरह से खेती कर करके एक दिन पूरा जंगल कट जाता है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने इस तरह की फार्मिंग पे बैन रखा हुआ है कि कोई भी इंसान जंगल को काट के फार्मिंग नहीं करता, बट ये एक तरह का हिस्सा है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ पे बड़े बड़े जंगल हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट देखने नहीं आती, तो कुछ कुछ लोग आज भी इस तरह की फार्मिंग करते हैं जिसे हम कहते हैं जूम फार्मिंग या जूम कल्टीवेशन। ओके, मोस्ट ऑफली फूड ग्रेन एंड वेजिटेबल आर ग्रोन हियर। आप चाहे वो फूड ग्रेन्स को ग्रो कर सकते हो, चाहे वो वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे जो वाटर है बहुत ही कम मात्रा में देना पड़ता है और जमीन की जो फर्टिलिटी है वो हाई रहती है, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ती है और आपको सामने जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 2-3 साल तक जो फार्मर है इस तरह की खेती कर सकते हैं जूम फार्मिंग का इस्तेमाल करके। ओके, पर हेक्टर प्रोडक्शन इन सच फार्मिंग इज मोर, तो यहाँ पे जो पर हेक्टर प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। यहाँ पे हम देखें तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर, अब ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है आपको आसाम या फिर साउथ इंडिया में कहीं कहीं पे दिखाई देगा। ओके, इसके लिए आप अक्षय कुमार का जो शाहरुख खान की मूवी का जो सॉन्ग है कश्मीर में तो कन्याकुमारी, वो वाला अगर आप सॉन्ग देखेंगे तो उसमें आपको ये पीछे जो है इस तरह की खेती वाले बड़े बड़े जो हैं आपको फार्मिंग के जो ग्राउंड दिखाई देंगे। ओके, इसे हम कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब ये क्या है, ओके, आप देख सकते हो कि इस तरह से छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ये बड़े बड़े प्लांट नहीं होते, बड़ी बड़ी ग्रास नहीं होती, ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, इसलिए इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। ओके, इसकी स्पेशलिटी क्या है, बिग गार्डन्स, बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, ऑर्चार्ड्स मतलब कि बड़े बड़ी लैंड, ओके, आर यूज टू रेज द सर्टेन क्रॉप, कुछ कुछ क्रॉप को बड़े बड़े गार्डन्स में या बड़ी बड़ी जमीन में ही ग्रो किया जाता है और इसको प्रोडक्शन करने में लंबा वक्त लग जाता है। ओके, और इस तरह की फार्मिंग को हम कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मतलब बड़े बड़े गार्डन्स में, बड़ा गार्डन मतलब आप जहाँ पे वॉकिंग करते हो, जॉगिंग करने जाते हो, वो वाला गार्डन नहीं, ये गार्डन होता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर लंबा लंबा गार्डन। इतने बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, बड़ी बड़ी जमीन होती है, प्राइवेट लैंड होते हैं जहाँ पे टी, कॉफ़ी ऐसे सारे प्रोडक्शन जो है किए जाते हैं और इन तरह के प्रोडक्शन में लॉन्ग टाइम लग जाता है। ओके, तो इस तरह की जो खेती होती है इसे हम कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सिमिलरली जो प्लांट्स, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, औषधियाँ हैं, इनको अगर ग्रो किया जाए तो वो भी एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है। हियर क्रॉप्स आर मेंटेन विद द ग्रेट केयर, यहाँ पे जो भी क्रॉप है उनका बहुत ही ध्यान रखा जाता है। आज के समय में भी, पहले भी रखा जाता था और अभी भी इनका बहुत ध्यान रखा जाता है। इट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंस, यहाँ पे इस तरह के प्लांटेशन के लिए आपको बड़ी जमीन और बड़ा पैसा चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 अलग अलग ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। तो इस तरह के एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए आपको बहुत सारे लोग चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनरीज चाहिए, बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। ओके, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपकी,
फर्टिलाइज़र होने चाहिए, सही इरिगेशन होना चाहिए और इन क्रॉप को ध्यान रखने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन होना चाहिए, सही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट आपके पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज, मशीन और फर्टिलाइज़र होना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्लांटेशन जो है, जो प्लांट है उसको ग्रो कर सकते हो। इसलिए इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्रॉप लाइक अ टी, कॉफ़ी, जैसे कि आप यहाँ पे क्या ग्रो कर सकते हो, टी, कॉफ़ी, कोकोआ। कोकोआ एक तरह का पेड़ है, ओके, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर चिचोना, रबर, कोकोनट, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आप इजीली ग्रो कर सकते हो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके। मोर एवर फ्रूट्स लाइक मैंगो, आप कौन कौन से फ्रूट ग्रो कर सकते हो, जैसे कि मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन या ड्राई डेट्स, सूखी हुई खजूर, इसको भी आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके। ओके, तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर था। आपको सिर्फ यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो मोस्ट टाइम भी पॉइंट है, कि यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज, मशीन, स्पेशल प्रोटेक्शन, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बहुत सारा पैसा और सही तरह की प्लानिंग चाहिए। इसको ग्रो करने के लिए आपको सही केयर देनी पड़ती है, ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, और ये प्रोडक्शन है जो ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, मतलब कि 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है इन प्रोडक्ट्स को ग्रो होने में। ओके, तो ये था प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सबसे लास्ट जो है हमारे पास है इंटेंसिव फार्मिंग। ओके, तो रेगुलर हम लोग देखते हैं हर जगह पे, जो नॉर्मली जो फार्मर आज के टाइम में फार्मिंग करते हैं, जिसको मार्केट में सेल करके पैसे कमाते हैं, वो नॉर्मल इंटेंसिव फार्मिंग होता है। द फार्मर ऑफ द एरिया वेयर इरिगेशन फैसिलिटीज एजुकेट, जिसको सही तरह से पानी मिलता हो सही समय पे। ओके, और जो एक से ज्यादा, मोर देन 1 क्रॉप ड्यूरिंग अ ईयर, जो एक से ज्यादा कोई भी क्रॉप ग्रो करता हो एग्रीकल्चर यील्ड में, एग्रीकल्चर की जो लैंड है, जमीन है, उसमें। ओके, और इस तरह के जो फार्मर होते हैं उनके पास अच्छी खासी फैसिलिटी होती है, अच्छे खासे ट्रैक्टर होते हैं, पैसे होते हैं, और इसका इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं। ओके, तो इस तरह की फार्मिंग को हम कहेंगे इंटेंसिव फार्मिंग। ही यूजेस सीड फॉर अ बेटर क्वालिटी, वो अच्छे क्वालिटी के सीड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड, अच्छी दवाइयाँ, अच्छी मशीन यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और अपनी जमीन में मैक्सिमम से मैक्सिमम खेती करने का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। कैश क्रॉप आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, आप यहाँ पे ऐसे क्रॉप ग्रो कर सकते हो जिसको बेचकर आपको तुरंत पैसे मिल जाए, दैट इज द कैश क्रॉप। यहाँ पे जो पर हेक्टर, एक ही हेक्टर में, एक हेक्टर आप गूगल कर लेना, पर हेक्टर जो लैंड होती है, मानो कि ये पर हेक्टर लैंड है, यहाँ पे जो आपको प्रोडक्शन मिलता है बाकी की जो टाइप हमने पढ़े उनके कंपेयर में आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है। दिस आर अंडर द इंटेंसिव कल्टीवेशन इंक्रीज द कंटिन्यूअसली, तो इस तरह की जो खेती होती है इसमें आपको जो प्रोडक्शन है थोड़ा ज्यादा मिलेगा हर बार, और ज्यादातर लोग जो हैं पैसे कमाने के लिए, अगर जो लोग खेती करते हैं वो इस तरह की खेती का इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक रिटर्न, जिसे हम कहते हैं विटामिन एम, विटामिन मनी या फिर पैसा, तो इकोनॉमिक रिटर्न आर गिवन मोर इंपॉर्टेंट हियर, यहाँ पे इकोनॉमिक रिटर्न को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। ओके, और इसीलिए इसको कॉमर्शियल फार्मिंग भी कहा जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब कि कॉमर्स मतलब कि पैसा, मतलब ऐसी फार्मिंग जो किसके रिलेटेड है, मनी के रिलेटेड है। ओके, दैट इज द इंटेंसिव फार्मिंग। सो यहाँ पे हमारे जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। टेक्स्ट बुक ओपन करके आप उनको एक बार रिवाइड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।